नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीव मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा मैथ का फर्स्ट पेपर है और यूनिट नंबर 1 है। ठीक, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 होगा और इंट्रोडक्शन भी इसे कह सकते हैं। अगर बुक की बात की जाए पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो आप लोग ले सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर देख पाएंगे बुक का जो पेज है, फर्स्ट पेज, आप लोग ऊपर से देख पाएंगे। इसका जो कवर है इस तरीके से कुछ दिखता है और यहीं के प्रोफेसर पीएन पांडे सर ने लिखा है। तो पीएन पांडे सर जी की बुक आप लोग ले लीजिएगा पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। और एक बुक और लेना होगा आप लोगों के लिए कोनिक्स के लिए, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को लेना होगा, वो आरडी पाठक सर की है। तो आप लोग ज़रूर इन दो बुक को ले लीजिएगा जो लोग लेना चाहेंगे। अन्यथा इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानना, और उससे के संबंध में क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके इक्वेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो लोग तो अभी समझ नहीं पाएंगे, फर्स्ट ईयर में नए नए हैं, लेकिन वो लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं अच्छी तरीके से, जो कि अभी तक आप लोग स्ट्रेट लाइन क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना जानते हैं, या किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस में निकालते थे आप लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कहा जाए द्विविमी। जो आप लोग एक बनाते थे कार्टेशियन सिस्टम, एक बनाते थे, द्विविमी एक बनाते थे ना, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, चलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम बना दे रहे हैं तो आप लोग समझ में आएगा। क्या बनाते थे, यहाँ से एक सिस्टम बनाते थे, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम सारी चीज़ें लिखवा भी देंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है, एग्ज़ाम में भी कैसे लिखना है। तो पहले समझिए, उसके बाद लिखने का तो लिख ही लेंगे, कहीं से भी नोट्स उठा लेंगे किसी का भी। तो नोट्स तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन समझाएगा कोई नहीं, ठीक, क्योंकि बुक्स जहाँ से नोट्स आप लेंगे, नोट्स आपको बोलेंगे नहीं, आपको खुद ही समझना होगा केवल। लेकिन यहाँ समझिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बना था, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत लोग तो इसको भी नहीं जानते होंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं किसको है और ये बना कैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे या मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि हम दो लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रे कह दे सकते हैं या लाइन कह सकते हैं, यहाँ रेज कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों तरफ से तीर निकलेंगे तो रे, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर भी और कहीं तक पॉइंट तक ले जाइए। जबकि जो क्या होती है लाइन होती है वो फिक्स होती है, जैसे यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, तो इसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ रेज थी, दो हमने ली, किस तरीके से, स्ट्रेट ली, और दो ले ली। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल लो, हमने स्ट्रेट लाइन दो ली, क्लियर। और हमने कहा इन दोनों स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से रखेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी लंबवत होंगे, और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ठीक, तो हमने इन दोनों को उठाया और यहाँ पर रखा इस तरीके से कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री, क्लियर। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी हम उसका नाम एक दे दिए ओरिजिन, और उसको हमने डिनोट किया 0,0 से। ठीक, हमने कहा है जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उससे क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट हम जो देंगे वो 0,0 देंगे। समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों का नाम दिया गया, आप लोगों का जन्म हुआ, तो आप लोगों के घर में आपको बुलाने के लिए कुछ नाम दिए होंगे, जिनका राम होगा, श्याम होगा, जो भी हो, गीता किसी का होता है नाम, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसको भी एक नाम दिया गया, और इस तरीके से जो सिस्टम बना उसे हमने कहा कि एक जो सिस्टम बना है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस लिए बनाया गया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक, एक कोई पोजीशन है, यहाँ पर हमारा क्या है, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ठीक, अब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है, ठीक, और हमने एक जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए होंगे वो लोग जानते होंगे कटरा चौराहा। ठीक,
तो कटरा चौराहा पे हमने दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से फिक्स किया कि जो जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको हमने बोल दिया वो मेन चौराहा, ठीक। तो इंटरसेक्ट कर दी। अब हमने वहाँ से पूछा कि इस तरीके से कि उस पॉइंट से, यानी जहाँ पर कटरा चौराहा है, जहाँ पर कटरा चौराहा पर हमने फिक्स किया है दोनों स्ट्रेट लाइन को, हमने पूछा कि वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हमारा कैंपस है उसकी दूरी कितनी है। अब इसकी डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ गई कि इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो क्या कहा गया, तो वहाँ से देखिए, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो वहाँ से हो सकता है एक तरीके से कि उस लाइन से हम सीधा नाप लें, और हो सकता है जो दूसरी लाइन थी उससे सीधा नाप लें, और एक हो सकता है कि उसके मेन चौराहे, जो चौराहा जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप लोग देखेंगे कि गोल सा ऐसा चौराहा बना रहता है, इधर से दो रोड आए रहते हैं इधर से, और फिर इधर से दो रोड, और फिर इधर से। तो एक रोड को मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दूसरे को मान लीजिए वाई एक्सिस है, और जहाँ पर दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर एक पोल लगा हुआ है आप लोग देखेंगे, उसको हमने कह दिया ओरिजिन। तो हम बात कर रहे हैं ओरिजिन से यूनिवर्सिटी की दूरी कितनी है। एक तो हो सकता है रोड से कितनी दूरी है, तो रोड से नापेंगे, इस रोड से भी इस रोड से नापना जब चाहें वो नाप सकते हैं। और तो ये हमने कहा कि यूनिवर्सिटी की जो दूरी है वो ओरिजिन से कितनी है। तो अब तो दिक्कत होने लगी कि कैसे नापा जाएगा। तो उन्होंने तरीका निकाला कि जो परपेंडिकुलर लाइनें हैं वहाँ से हम डिस्टेंस नापेंगे। यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप लेंगे दोनों से, और बताएंगे यहाँ से जो डिस्टेंस होगी। देखिए जो ये एक्स एक्सिस हमने इसको नाम दे दिया, हमने कहा इसको नाम देंगे एक्स एक्स डैश, और इसको जो नाम देंगे वाई वाई डैश। देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, खुद से नाम दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से थी, उन्होंने माना ऐसा, ये सारी चीज़ें मान कर चलते हैं और फिर आप लोग निकालते हैं, ठीक। तो हमने दे दिया कि इसको बोलेंगे एक्स एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई वाई डैश, ठीक। और हमने कहा कि जो इधर की डिस्टेंस लेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जबकि इधर के जो डिस्टेंस होंगे उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। क्लियर। तो इसको देखिए, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब तक आप लोग नहीं समझेंगे आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ लिए, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट पे हम तो चलेंगे ही। और फिर हमने कहा कि जो हमारी ऊपर की डिस्टेंस होंगी इसके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस होंगी उसको हमने पॉजिटिव लेंगे, और जो उसके नीचे की डिस्टेंस होंगी उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। तो इधर की निगेटिव डिस्टेंस लेते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, और इधर के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कन्वेंशन, यानी सारी चीज़ें मानी गई हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी अपने से नहीं आया है, सारी चीज़ें भी मान कर चल रहे हैं, ठीक। तो हमने कहा फिर कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस है इससे जो डिस्टेंस नापा जाएगा वो लोग हम कहेंगे उसको वाई, यानी एक्स एक्सिस से जितनी भी दूरी होगी इस पॉइंट की, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो जो ये डिस्टेंस होगी उसको हम वाई बोलेंगे, और जबकि जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम एक्स बोलेंगे। क्लियर। और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो हम बताएंगे कि वाई एक्सिस से अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना दूर हम चले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वही डिस्टेंस एक्स है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चली गई जो डिस्टेंस होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और फिर जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चली जाएगी डिस्टेंस उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों से जो पेयर बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ये पेयर बन के तैयार होगा उस पॉइंट को, उसको हमने कहा कि हम कोऑर्डिनेट देंगे ना। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर पूछा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ तो एक्स कामा वाई हो गया, ठीक। अब समझ में आई सबको बातें, समझ में आ रही है ना, ठीक। तो अगर पूछा जाए तो एक्स और वाई डिनोट क्या करते हैं, जैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम आपको बता दिए हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कामा वाई है, और आपको बता दिया जाए कि वो रीजन क्या है, कटरा चौराहा, और उसके जो दो रोड आ रहे हैं उसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान रखा है। तो उसमें ये भी बता दिए कि कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है, और कोऑर्डिनेट बता दिए। तो क्या आप ये नहीं बताएंगे कि पहले वाली रोड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस, दूसरे वाले रोड से कितनी है डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, तो आप लोग बता पाएंगे, ठीक। लेकिन अब यही बात हो गई कि अब चौराहे से इसकी डिस्टेंस कैसे बताई जाए। तो चौराहे से डिस्टेंस बताने के लिए हमने कहा कि एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से, और उस पॉइंट की ओर। क्लियर। तो हम यहाँ से इसकी ओर क्या करते हैं, डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। आप लोग पाइथागोरस जानते होंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस,
इस फार्मूले को सभी लोगों ने यूज किया है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आप लोगों का। अगर इसको कोई पॉइंट दे दें, इसको ए दे दें, इसको पी दे दें और इसको बी दे दें, तो आप लोग देखेंगे ओ ए पी जो है, ओ ए पी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसको बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है ना। तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ओ पी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए की स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर। तो ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा, इसका वाई के स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहाँ से ओ पी अगर निकाला जाए तो ये रूट में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे ओ पी की डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लेंगे फार्मूले के माध्यम से। तो इसी चीज़ को खोजने के लिए किसी मैथमेटिशियन ने आइडिया लगाया कि किसी भी जगह को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, यानी कि उसको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे इसकी डिस्टेंस है, ठीक। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुछ ऐसे भी जगह हुए जहाँ पर इस मेथड का यूज करना डिफ़िकल्ट होने लगा, कि इससे उस चीज़ों का सॉल्व करना कठिन होने लगा। जब कोई चीज़ कठिन हो जाती है तब दूसरा रास्ता हेरा जाता है ताकि वो सरल हो सके। मैथमेटिक्स का यही काम है। मैथमेटिक्स आप लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि चीज़ों को सरल तरीके से किया जा सके, ठीक। तो उसे सरल करने के लिए नई नई चीज़ें आई, जैसे कि पहले कीपैड मोबाइल था। कीपैड से क्या होता था, केवल फ़ोन्स आते थे, थोड़े बहुत मैसेज चले जाते थे। तो फिर उसको जटिल हुआ कि लोगों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति हैं उनको कनेक्ट करा सकें, वे एक दूसरे को देख सकें। तो उसके बारे में भी सोचा गया, फ़ोटोज़ को शेयर कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई और आप लोग देख रहे हैं कि आज स्मार्टफोन है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या था कि जब तक आप किसी क्लास में नहीं जाते थे, आप एक ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, आपके पास मार्कर नहीं होता था, या पहले चौक से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक इसी प्रकार इसका भी डेवलपमेंट हुआ कि कुछ ऐसे स्थान हो गए जहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज करके उनके डिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहे थे, तो मुश्किलें आने लगी। तो इसी को सरल करने के लिए फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाने लगा, जिससे कि कैलकुलेशन सरल हो सके। और उसी चीज़ का जैसे इसी भी पॉइंट का निकालना हो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से, तो इस पॉइंट का भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। तो अभी देखेंगे कैसे यूज होगा। हम ये बता रहे हैं कि क्यों आया है सारी चीज़ें। तो जब जहाँ पर डिफ़िकल्टी बढ़ गई इसकी वजह से, इसकी मेथड से कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो जैसे ही कैलकुलेशन में दिक्कत आई तो फिर दूसरे मैथमेटिशियन आए, उन्होंने भी सोचा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दिक्कत आने लगी सभी के लिए, तो वो लोग सोचे कि कुछ और भी मेथड हो सकते हैं, तो उन्होंने एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में चलिए जानते हैं, ठीक। अब आते हैं हम अपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको समझ में आया, इसे बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? आप लोग हिंदी इसका ढूंढ लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पता था लेकिन अभी इस समय ध्यान नहीं आ रहा है तो हम बता नहीं पा रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। चलिए अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक। तो किसी पॉइंट को अगर निकालना हो, जैसे इसका पॉइंट का निकालना हो कोऑर्डिनेट, तो आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है वहीं से उनसे ही हम लोग क्या नापना है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किस तरीके से नापना है, जो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस होगा उसे y लेंगे, जबकि जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे x लेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, x कमा y, जिसे हम लोग कोट या भुज भी कहते थे ना, कोट और भुज हिंदी में बोला जाए तो। किसको कोट कहते थे, x कोट, y क्या होता था, भुज। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इसे ढूंढ लीजिएगा जिनको भी पता होगा, ठीक। या कमेंट भी कर देंगे कि एक्स एक्सिस को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर कोटी और भुज भी नाम दिया जाता था इसका हिंदी में, तो इंग्लिश में आप लोग बता दीजिएगा, जिससे हमें भी अगली बार से याद रहेगा कि इसे क्या कहते हैं। तो हम अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर नाम भी बता देंगे, ठीक।
तो आप लोगों का यहाँ लैंग्वेज से आप लोगों का उतना मतलब नहीं है, यहाँ आप लोगों को मैथमेटिक्स समझना है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि इनको यही नहीं पता है कि भुज और कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मत देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता की जा सकती हैं, जबकि मैथमेटिक्स को आप समझ नहीं सकते हैं बार बार। तो ध्यानपूर्वक देखिए। अब चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की ओर कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लिया, 2 स्ट्रेट लाइन ली थी, रेखाएं ली थी परपेंडिकुलर, और हमने क्या कहा कि इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो इसका नाम भी दे दीजिएगा ओरिजिन। जो लोग लिखना चाहें नोट्स में अपने लिख सकते हैं सारी चीज़ें। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऊपर इधर पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ठीक, ये सारी चीज़ें मानी हुई हैं, तो ये मान के लिख लीजिएगा, माना गया है, उन्होंने माना है। ठीक, ये सारी चीज़ें मान कर की गई हैं। समझ रहे में आ रहा है ना सबको? माने हैं, इतनी चीज़ माने हैं, तब उसके पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी मैथमेटिशियन कही है, वैज्ञानिक तो फिजिक्स में शब्द यूज होता है, लेकिन यहाँ पर गणितज्ञ यहाँ पर मैथमेटिक्स में गणितज्ञ शब्द का यूज किया जाता है, यानी कि मैथमेटिशियन। तो उन्होंने क्या कहा कि यही प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, एक फिक्स लाइन लेंगे। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि हम एक फिक्स लाइन लेंगे। क्लियर, एक फिक्स लाइन लेंगे और एक फिक्स पॉइंट लेंगे, और जो फिक्स लाइन होगी उसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल लाइन। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश का रोना मत रोइएगा आप लोग जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में ही आ रहा होगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग बैठते रहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हमको समझ में नहीं रहा। जैसे इसका नाम हम बता रहे हैं इनिशियल लाइन, तो आप इसे डायरेक्ट सीधे ऐसे ही याद रखिए कि ये इनिशियल लाइन है। अब इसका हिंदी क्या होगा आप ये मत पूछिएगा, प्रारंभिक रेखा अगर पढ़ा जाए तो, या रेखाखंड। ठीक, अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो आप देखिए, इंग्लिश आप लोगों को बीएससी में आ ही गए हैं, मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो सारे बुक्स और सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, तो आप इंग्लिश में ही याद करने की चीज़ रखिए। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था, मैं भी हिंदी मीडियम से छात्र रहा हूँ, तो जब मुझे बताया जाता था इनिशियल लाइन, तो मैं इसे यही समझता था, जब भी इसको देखता था तो मैं यही मेरे दिमाग में चलता था कि ये इनिशियल लाइन है। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इसको बताया गया है पेन बचपन से, तो आपको दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि आपको इमेज, जब भी पेन बोला जाएगा तो आपके दिमाग में यही इमेज बनेगा। तो आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जो हमारी होगी वो इनिशियल लाइन होगी, और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पोल। उन्होंने कहा हमने एक इनिशियल लाइन लेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट, इसको लिखिए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, और एक इनिशियल लाइन, हमने क्या लिया, इनिशियल लाइन लिया, या फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड लाइन, जिसे हमने फिक्स्ड लाइन को हमने क्या बोला, इनिशियल लाइन, और जबकि फिक्स्ड पॉइंट जो है उसे हमने क्या बोला, पोल। क्लियर है सबको? इसको हमने बोला पोल, और इसको हमने क्या बोला, जैसे यहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ पर शब्द यूज किया गया पोल इनिशियल पॉइंट के लिए, और जबकि इनिशियल लाइन जो हमारा फिक्स्ड लाइन है उसको हमने बोला इनिशियल लाइन। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स थे, और यहाँ इनका इंटरसेक्शन पोल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यूज हुई। और जो हमें पढ़ना है, क्या करना है, उसमें हमें पढ़ना है कि जो इनिशियल लाइन होगी, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमेशा इनिशियल लाइन पे लाइज करेगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जो हमारे सिलेबस में है। देखिए, फिक्स्ड पॉइंट और इनिशियल लाइन दोनों अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग दूरी पे हो सकते हैं। हो सकता है कि फिक्स्ड पॉइंट आपका यहाँ हो, इनिशियल लाइन आपका यहाँ हो, एक केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा कि आपका इनिशियल लाइन यहीं पे हो, फिक्स्ड पॉइंट भी यहीं पे हो, और इनिशियल लाइन यहीं से स्टार्ट हो, इस फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो। दूसरा केस ये हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो हमारे जो सिलेबस में हो क्या है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा यहाँ पर होगा, और इनिशियल लाइन यहीं से स्टार्ट होगा। तो जो ये हमारा सिस्टम बना फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये जो सिस्टम बना चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक, तो ये जो सिस्टम बन रहे हैं दोनों फिक्स्ड पॉइंट और इनिशियल लाइन से, उसी को हमने कहा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने नाम दिया। सिस्टम क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें, जब दो चीज़ें या तीन चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर सिस्टम शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो ये हमारी फिक्स्ड पॉइंट थी, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने बोला क्या? पोल। डिनोट ओ से ही करिए इसको भी, इसको लिखिए इनिशियल लाइन, लाइन ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन। क्लियर? इसको नाम दे दीजिए तो हो जाएगा, लाइन का पूरा नाम लेंगे तो ओ ए लाइन हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें लिख लीजिए। तो अब क्या हुआ कि अब किसी भी पॉइंट का देना होगा तो हम लोगों ने कहा यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हमारे केस में चलेगा, कि यानी हमारा जो अब होगा क्या, कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा हमेशा कहाँ लाई करेगा? इनिशियल लाइन। और हमारा इनिशियल लाइन इसी फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक, तो हमने कहा कि इसमें अब पोलर कोऑर्डिनेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दिखाना है इसमें। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक पॉइंट डिनोट कर दिया कि ये पॉइंट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को डिनोट कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया P, और इसको हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको O और इसको A, इसको इनिशियल लाइन, लाइन, इसको हमने कहा पोल। क्लियर? अब ध्यान में रखिएगा सारी चीज़। अब कहा कि हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक, उस डिस्टेंस को, यानी कि उन दोनों को सीधे मिलाया जाए। एक तो तरीका वो ये हो सकता है ऐसे ऐसे करके मिलाया जाए, दूसरा तरीका हो सकता है ऐसे ऐसे करके मिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तो यहाँ से जो पीक डिस्टेंस है उनको सीधे मिलाया जाए, जो कि ये हो क्या होगा, इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस हम लोग लेंगे और इनको सीधे मिलाएंगे। तो जो ये डिस्टेंस बनेगी और इस ओ से पी की ओर एक वेक्टर जो बनेगा, ऐसे वेक्टर मिला लीजिएगा, वेक्टर, तो उसे हम डिनोट करेंगे आर से, और उसे आर डैश, आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो या वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर जो लोग करना चाहे तो आर वेक्टर से भी कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे लिखिए। अगर डिस्टेंस की केवल बात की जाए तो हम कहेंगे आर। तो यहाँ वेक्टर का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेक्टर मेथड नहीं लगाना है, तो आप वेक्टर मत यूज कीजिए, आप सीधे यहाँ से लिखिए। तो उन्होंने कहा यहाँ से जो इसकी बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक, जहाँ वेक्टर का यूज होगा हम वहाँ बताएंगे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इसे आर से डिनोट करेंगे, और जो इनिशियल लाइन से जो ये डिस्टेंस जितना एंगल में बनाएगी, जितना इनिशियल लाइन से, कहाँ से? इनिशियल लाइन से जितना एंगल बनाएगी उसे हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा। और जो हमारा आर होगा ओ से पी का डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे रेडियस, रेडियस वेक्टर। अब देखिए यहाँ वेक्टर शब्द यूज हो गया, तो यहाँ से ओ पी, तो आप लोग लिख सकते हैं ओ पी ब्रैकेट में। जो हमारा ओ पी है वो क्या होगा? रेडियस वेक्टर, उसको हम किसे डिनोट करेंगे? आर। और जो हमारा यहाँ थीटा हुआ उसको नाम देंगे क्या? वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। समझ में आ रहा है सबको? नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी, जिनको नहीं दिख रहा है वो बता दीजिए करिए, कमेंट कर दिया करें कि नहीं दिख रहा है। तो जो हमारा थीटा है उसे बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल, और जबकि हमारा जो डिस्टेंस है कहाँ से? ओ से पी का, वो कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेड, सबसे छोटा डिस्टेंस, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर। ठीक, ऊपर से यहाँ से वेक्टोरियल या रेडियस वेक्टर बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे? जो थीटा एंगल होगा उसे वेक्टोरियल एंगल। अब देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी लिखाएंगे, बस समझिए आप यहाँ पर, क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा लग गया होगा, वहाँ पर लिखा तो गया, दिया गया होगा, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब चलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें समझते चलिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए पहले, उसके बाद हम लिखाने पर आएंगे, तो सीधे नोट्स आप लोगों को लिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए, जो ये पॉइंट था, मान लीजिए P, जिसे हमने AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहा। अब कहा गया है कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाए, तो हमने कहा कोऑर्डिनेट यहीं पे देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर x y, तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से शॉर्टेड डिस्टेंस, उसको हम पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा r, और फिर उन्होंने कहा जितना एंगल बना रही है हमारी रेडियस वेक्टर, उसको वही एंगल हम लोग लेंगे। तो उन्होंने कहा इससे जो पेयर बनाया, अब इस पॉइंट के लिए जो ये पेयर बना r का थीटा, उसे हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। सिस्टम नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलें? पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर x, y को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब सिस्टम की बात की जाए तो हमारा ये पोल और इनिशियल लाइन आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना उसको बोल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरा सिस्टम।
लेकिन अगर किसी पॉइंट की बात की जाए पी का, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर कामा थीटा हुआ। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए, ये हमारी इनिशियल लाइन, ये पोल या इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे, आर कामा थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आ सकती हैं, उसको समझते हैं हम यहाँ पे। तो हमने जैसे कहा कि ये हमारी इनिशियल लाइन, इसको ए दे दीजिए, इसको ओ दे दीजिए। ये हमारी इनिशियल लाइन, लिखना चाहे तो लिखिए इनिशियल लाइन, बार बार लिखेंगे तभी आप लोगों को याद होगा। इसे हम लोग कहेंगे पोल। क्लियर है, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। ये हो गया पोल। अब देखिए इस पॉइंट से हमने इसे डायरेक्ट मिलाया है, इसको शॉर्टेड डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा आर। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? और ये हमारा एंगल बना थीटा। तो एक दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि हम यहाँ सीधे सीधे आए, फिर घूम के एक चक्कर पूरा मार के आए और फिर हम यहाँ पर पहुँचे। क्लियर, दूसरा तो ये तरीका हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से चला, स्टार्ट किया यहाँ से, दिख रहा है सबको, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमे, तो यहाँ तक जब आए तो क्या बना, यहाँ तक जैसे ही पहुँचे इस लाइन पर, तो ये बना कितना, 2 पाई ना, 2 पाई बना, और प्लस कितना फिर चले, थीटा। तो यानी कि इसका एक और एंगल हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा। और फिर हो सकता है फिर आप एक चक्कर और घूमें, यहाँ से चले आए चले आए चले आए, यहाँ तक आइए, तो यहाँ से जैसे ही घूमेंगे फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई फिर प्लस थीटा, यानी कि 4 पाई प्लस थीटा। तो 4 पाई प्लस थीटा, फिर आप घूमेंगे तो क्या हो सकता है, 6 पाई प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसा आप लोग ले सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, एंड आगे डॉट डॉट करके आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे भी एंगल को नापा जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम अभी बता रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे कब क्या करना है, उस केस को भी ध्यान में रखिएगा। तो क्या रहा, 2 पाई प्लस थीटा हो सकता है, पहला तो थीटा हुआ, दूसरा क्या, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, फिर यहाँ पर 6 पाई प्लस थीटा। क्लियर हो रहा है तब सबको? तो यानी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमारा एंगल क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर, तो आगे क्या आएगा, 8 पाई प्लस थीटा, और डॉट डॉट करके। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान में, इसमें 2 है, 4 है, प्लस 6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे 2n पाई प्लस थीटा। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरी वैल्यू 0, तो बचेगा थीटा। 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2 पाई प्लस थीटा। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो यानी कि 2 पाई, अगर 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस थीटा, और फिर यहाँ रखेंगे तो 6 पाई प्लस थीटा, डॉट डॉट। क्लियर, यानी कि अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो, क्योंकि अभी सवाल ऐसे बनते हैं जहाँ पर वो क्या कर देता है, वो किस फॉर्म में दे देता है आपके 2 पाई प्लस थीटा, वहाँ थीटा ना रख के 2 पाई प्लस थीटा दे देगा, तो वहीं लड़के फंस जाते हैं। और वो एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको फंसाया जा सके। अगर आप और उससे चेक भी करना चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता है कि नहीं, और इतने से ही आपके सारे नॉलेज को चेक हो जाता है कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सही से पढ़ा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से जैसे हमने घूमा, तो एक तो थीटा हो सकता है इसका एंगल, यहाँ से यहाँ तक नापा है हमने, ठीक, एक तो थीटा हुआ इसके लिए। और फिर हम क्या किए कि एक चक्कर और घूमे, तो यहाँ तक आए, तो वो कितना हुआ, 2 पाई, यानी कि 360, और प्लस यहाँ थीटा और चलना पड़ेगा, तो यानी कि प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा। और फिर एक बार और राउंड करेंगे तो 260 हो जाएगा, फिर एक बार और राउंड करेंगे तो फिर 660। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ तक एक ने हमने बना दिया है जनरल एक, तो 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका एक कोऑर्डिनेट हुआ आर का मर थीटा। अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो यहाँ लिखे, दिख रहा है आपको, तो पी का ही कोऑर्डिनेट एक तो हमने लिखा आर का मर थीटा के रूप में, दूसरा लिख सकते हैं इसका ही कोऑर्डिनेट पी को ही कैसे, आर कामा 2n पाई प्लस थीटा के रूप में। अब आप जनरली हमने दे दिया है, अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमने बता दिया है। यहाँ से याद रखिएगा 0, 1, एक तो 0 होगा, 1 होगा, और क्या होगा 2, 3 डॉट डॉट करके। क्लियर हुई इतनी बातें सबको? अगर जिनको ना समझ में आया वो बता दीजिएगा। ठीक, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें। चलिए और देखिए, इसमें देखते चलिए, समझते चलिए। तो यहाँ पर डायग्राम आपको जटिल हो रहा होगा तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को
दिखता रहे। तो अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो इसके लिए समझा दिए कि इतना होगा, अभी और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। अभी तो केवल इसको बताएं, इसको बताएं, अभी और हो सकता है इसी पॉइंट के लिए। तो एक चलिए एक और डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। दो चीज़ें तो आप लोग समझ लिए हैं। तो मान लीजिए ए यू है, इसी पॉइंट को हमने पी कहा। तो यहाँ से यहाँ देखिए एंगल एक बना था थीटा शुरुआती दौर में, और ये हमारा ओ पोल और ये हमारा इनिशियल लाइन पूरा पूरा। ठीक, एक केस हो सकता है कि हम क्या करें कि इसको पीछे की ओर बढ़ा दें, क्लियर, और ये जो हमारा एंगल है हम नापे एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन से नापे, क्लियर, ये हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखिए इस डायरेक्शन में नापेंगे अगर इधर, तो यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक इसी लाइन का यहाँ तक एंगल कितना होगा बताइए। उल्टी दिशा में चल रहे हैं डायरेक्शन में, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, किसी को कुछ आइडिया है? तो यहाँ से अगर चलेंगे तो इसी लाइन से एंगल बनाया गया है, पीछे की ओर बढ़ाया गया है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये पूरा पूरा ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो हो जाएगा पाई यहाँ तक, यहाँ से केवल यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या हुआ पाई, और ये क्या हुआ प्लस थीटा। तो यहाँ से अगर लेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुआ पाई प्लस थीटा। एक बात पता चली सबको? चलिए ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पर, तो यहाँ से जो एंगल पूरा यहाँ तक बना तो क्या बना पाई प्लस थीटा। इसी लाइन के लिए इसको हम पीछे बढ़ा सकते हैं ना, ऐसे डट डट करके। तो इसके द्वारा जो एंगल बना कितना बचा पाई प्लस थीटा पहला। और यहीं पर डिस्टेंस लिखना चाहे तो आर लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे देखिए, जैसे ही हम उसको क्रॉस करते हैं, जैसे हमारा जो ये वाला तीर जहाँ पर रुकती है, अगर ये तीर इसको क्रॉस करके रुक रही है, जहाँ पर रुक रही है, ठीक, अगर इसके ऊपर साइड रुक रही है, यानी कि इसके ऊपर साइड इस साइड से अगर रुक रही है तो हमेशा निगेटिव लेंगे डिस्टेंस को। अगर यही इस साइड से रुकता तो उसको क्या लेंगे पॉजिटिव। तो हमेशा देखिएगा कि जैसे वो घूम रहा है किस साइड से रुक रहा है, इस साइड से रुक रहा है किस साइड से। अगर इसके इस साइड से रुक रहा है तब उसे क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव। अगर उसे क्रॉस करके रुक रहा है दूसरी साइड तो उसे क्या लेंगे निगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर निगेटिव अगर दिख रहा है, देखिए इसे क्रॉस किया, फिर ये कहाँ आकर रुका, यहाँ तक, यहीं आके रुक गया। अगर यहीं आके रुक गया है तो यानी ये इसके इस पार से है ना। अगर हमेशा अगर इसके ऊपर साइड से रहे तीर जो हमारा दिया गया है, ठीक, अगर वो इनिशियल लाइन साइड से नहीं है, जैसे ये इनिशियल लाइन हुआ, तो इस साइड से अगर तीर नहीं है आपका तो उसे हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इसके क्रॉस करके जा रहा है तो। अगर यही घूम के चला आता है यहाँ पर आ जाता तो पॉजिटिव ले लेते फिर, लेकिन ये यहीं रुक गया। तो यहाँ पर हमारा बना पाई प्लस थीटा पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे थीटा को, लेकिन जो हमारा रेडियस होगा उसको हम निगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बना पी का क्या बना माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा। क्लियर इतनी बातें? छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखते रहिए क्योंकि सारे सवाल में यूज होंगे, इसलिए हम बता दे रहे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें निकालेंगे। अगर साइन कन्वेंशन की बात की जाए तो उसको भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर माना गया है सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर जैसे साइन कन्वेंशन दिया गया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कि इसकी इस साइड दाहिनी साइड पॉजिटिव लेंगे, जबकि बाएं साइड इसके यानी कि राइट साइड क्या लेंगे पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट साइड निगेटिव। और इसके अपर साइड यानी अपर साइड में क्या लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या लेंगे निगेटिव ना। तो यहाँ भी ऐसे ही माना गया है क्या थीटा के लिए। तो थीटा जब भी नापा जाएगा अगर क्लॉकवाइज नापा जाए, क्या नापा जाए क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। अगर ये हमारी घड़ी है तो घड़ी की सुई किधर चलती है इधर की ओर ना, ऐसे ऐसे चलती है इधर से इधर की ओर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम क्लॉकवाइज नापेंगे तो उससे लेंगे निगेटिव, तो उससे हम लोग लेंगे निगेटिव। लेकिन अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज नापने पे यानी कि इस डायरेक्शन में चले घड़ी की उल्टी दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज चलें तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव। और दूसरा रूल है कि अगर उसको क्रॉस कर रहा है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और आकर उसके अपोजिट साइड से यानी इनिशियल लाइन साइड से नहीं रुक रहा है, उसके अपोजिट साइड से। देखिए इनिशियल लाइन इधर था लेकिन अब रुक किधर से रहा है इनिशियल लाइन को अपोजिट साइड से। अगर इनिशियल लाइन के अपोजिट साइड से उस एंगल को बाउंड कर रहा है, यानी बाउंड कर रहा है, क्या कर रहा है रोक रहा है, यानी कि इसको क्या कर रहा है बाउंड कर रहा है इस एंगल को ना, तो आप लिख सकते हैं बाउंड। ये भी यहाँ पर बाउंड किया तो लेकिन इस किस साइड से किया जिधर इनिशियल लाइन है यानी बाउंड। तो अगर इनिशियल एंगल को किस साइड से करें इनिशियल लाइन के साइड इनिशियल लाइन की तरफ से बाउंड करेगा तब उसको हम लोग पॉजिटिव।
अगर उसके अपोजिट साइड से लेगा तो उसे कहेंगे निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें हम लिखवा देंगे, साइन कन्वेंशन सारी चीज़ें हेडिंग डलवा के बहुत अच्छे से लिखवाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए इसको। वीडियो लंबा हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? नहीं समझ में आ रहा है? बस इसी को समझ लीजिए, लिखवा कल देंगे हम, ठीक। तो इसको समझ लीजिए सारी चीज़ें, जिससे कल हमको केवल लिखवाना रह जाए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई अब, ठीक। चलिए इतनी बातें हो गई। अब देखिए दूसरी बात, क्लियर हुई सबको इतनी बातें कि अगर यहाँ से एक और एंगल लिखा जा सकता है -r, π+θ। अब एक और लिखा जा सकता है इसे, देखिए अगर इसको हम एंटी क्लॉक चलें अब, तो एंटी क्लॉक चलें तो ये कितना एंगल होगा बता ही सकते हैं सब लोग? ये कितना एंगल होगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना एंगल हो जाएगा? तो ये थीटा है, तो यहाँ इसको आगे बढ़ा के यहाँ ध्यानपूर्वक देखें तो ये एंगल अगर देखा चाहे तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये पूरा 180 है तो ये कितना होगा? π-θ। क्लियर है सबको? मैथमेटिक्स आती है ना, जनरल मैथमेटिक्स। क्योंकि ये वाला पूरा लाइन देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ बनेगा, जो ये लाइन पूरी सीधी गई है, जिसको हमने पीछे बढ़ाया, मान लीजिए इधर P' है, तो P' अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है इसका पूरा एंगल यहाँ से कितना बनेगा? 180। अगर यहाँ से ले तो 180 बढ़ेगा, जबकि इतना थीटा है तो इसको घटा देंगे तभी तो यहाँ से मिलेगा। जैसे देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ पूरा हमारा है, ये P है, ये P' है, दिख रहा है सबको? चलिए और यहाँ से हमारी इनिशियल लाइन है इधर, देखिए ठीक, ये हमारा O पॉइंट है। तो ये हमने कहा कि थीटा है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक क्या है? थीटा है। और इधर हम नाप रहे हैं अब थीटा को, इतना एंगल। तो हमने कहा कि ये वाला एंगल कितना हुआ है यहाँ से, तो देखिए पूरा का पूरा हो गया पाई। अगर पूरे की बात की जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा पाई है। तो पाई में से हम इतना घटाएंगे एंगल ना, तो इतना घटाएंगे तो ये थीटा है, तो थीटा घटाए तो क्या हो जाएगा? π-θ। यानी इस इनिशियल लाइन से अगर बात की जाए इस लाइन की, तो कितना होगा? π-θ, ठीक। और यहाँ पर देखिए अब ये बाउंड किस तरीके से कर रहा है? इनिशियल लाइन साइड से। अगर इनिशियल की लाइन साइड से कर रहा है तो हम लोग रेडियस को क्या लेंगे? पॉजिटिव। हमने पहले ही बताया, ठीक। ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। क्लियर हो रही हैं सबको कि नहीं? अगर अब भी नहीं क्लियर हो रहा है तो बता दीजिए कि नहीं क्लियर हो रहा है। क्लियर? तो हम किस साइड से चले? यहाँ पर निगेटिव साइड से। लेकिन अगर यहीं बाउंड कर रहा है, ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारा ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अगर हम उल्टी साइड लें, जैसे हम लोग इस साइड से, यही स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको हम उल्टी साइड लें तो ये उल्टी साइड आ गया है। तो उल्टी साइड नाप रहे हैं हम लोग, तो इस साइड में भी अगर डिस्टेंस हम इसके भी अपोजिट साइड के डिस्टेंस से हम लोग इस एंगल को नापेंगे, तो रेडियस को जो लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, उसको भी क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें जो अभी बताई जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे बाउंड तो कर रहा है इनिशियल लाइन की साइड से, लेकिन क्या कर रहा है? अपोजिट साइड में इसका एंगल आ रहा है, और ये जो रेडियस है हमारा, ये वाला वेक्टर है, वो किस साइड से नाप रहा है? इस किसके अपोजिट? इसके P के अपोजिट। और यहाँ भी कौन रोक रहा था? इसके, देखिए जो ये डिस्टेंस था उसके अपोजिट हम लोग आ रहे थे ना। तो जब भी इस पॉइंट के लिए लिखेंगे कोऑर्डिनेट, अगर इसके या इसके अपोजिट हम लोग नापेंगे एंगल, अपोजिट पहली बात तो होगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे वो तो बात अच्छी है, लेकिन उसके अपोजिट वाले डिस्टेंस से, यानी कि हम इस वाले डिस्टेंस नाप रहे हैं, यानी कि इसके पीछे बढ़ाकर लाइन, जब भी हम पीछे बढ़ाकर लाइन नापेंगे तो क्या लिखेंगे? हमने हमेशा निगेटिव लेंगे डिस्टेंस को। तो इसके लिए जो हमारा r लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके कोऑर्डिनेट के लिए माइनस लिखेंगे। क्लियर है सबको? इतनी बातें क्लियर हुई? तो इसके लिए अगर लिखना होगा, इसी पॉइंट के लिए भी लिख रहे हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के लिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? -r, और फिर माइनस हमारा क्या होगा? एंगल, क्योंकि हमने किस तरीके से नापा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज में नापा है तो हमारा एंगल कितना हुआ? π-θ। तो ये हमारा एंगल बना पूरा। तो ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। तो ये -r -π-θ, ठीक। क्लियर हुई इतनी बातें सबको? चलिए इतनी बातें आप लोगों को आशा करते हैं क्लियर हो गई होगी। चलिए मान लीजिए उतनी ही डिस्टेंस पे है P', मान लीजिए इसका इमेज है इस साइड में, ठीक। अब इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो जो हमारा दिया रहता है, मान लीजिए r, अगर अपोजिट आ रहे हैं तो जो डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं इसको निगेटिव ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे -r। अगर इसी एंगल के लिए लिख रहे हैं
तो इस एंगल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखिए इस एंगल के लिए इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखें पी डैश का, तो पी डैश का जब लिखेंगे इस एंगल के लिए तो क्या लिखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस बना है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको अब क्या लेंगे, क्योंकि इसी डिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि पी का लिख रहे हैं तो अब अपोजिट में थोड़ी नहीं जा रहे हैं, इसके लिए तो हमारा ये पॉइंट इधर ही है लाई कर रहा है ना, जबकि हम पी के लिए लिख रहे हैं तो ये उल्टे साइड में आ रहा था, लेकिन हमारा यही है, तो इसके लिए अब डिस्टेंस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, तो आर लिखेंगे, जबकि एंगल निगेटिव लिखेंगे पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पी डैश के लिए इसके लिए, जबकि इसके लिए लिखेंगे अगर तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम इससे बाउंड कर रहे हैं, जबकि ये वाला हम ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ सेपरेट करने के लिए लाइन रख लीजिए। क्लियर हो रही बातें सबको, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। चलिए, तो इसके लिए भी है, अगर चक्कर घूम के आएंगे तो एक और लगा देंगे, तो फिर यहाँ से फिर एक चक्कर और लगा के घूम के बार बार उल्टी साइड में भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब हमारे पास रह गया है केवल लिखवाने के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया है, और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है ये भी आपने समझ लिया। हमने क्या पढ़ा कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होता है, तो जो फिक्स्ड लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। एक बार दोहरा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनिशियल लाइन, इसे बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं पोल, इसे ओ से डिनोट करेंगे, इसे ओ ए इनिशियल लाइन हो गई। यहाँ पर कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे आर, जिसे हम लोग बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल सॉरी रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और जबकि हमारा ये पॉइंट पी था तो उसको पी लिखेंगे, जो कि जबकि जो एंगल इनिशियल लाइन से जितना बनाएगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, क्या बोलेंगे इसको, वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। किसके लिए बनाया गया है, पॉइंट पी के लिए किसके द्वारा बनाया गया है, इस डिस्टेंस ओ पी के द्वारा, यानी कि रेडियस वेक्टर द्वारा बनाया गया है एंगल। किससे बनाया गया है, इनिशियल लाइन से, हमेशा याद रखिएगा किससे बनाया गया है, इनिशियल लाइन से। किसके द्वारा बनाया गया है, रेडियस वेक्टर द्वारा। किसके लिए बनाया गया है, पॉइंट पी के लिए बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चलनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने हमें बता दिया, साइन कन्वेंशन भी बता दिया कि आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो निगेटिव, पॉजिटिव उसकी दूसरी साइड में चलेंगे निगेटिव। ये थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा होगा, जैसे हमने पॉइंट इधर पी लिया था, ये इनिशियल लाइन लिया था, यानी कि इधर देखिए जब इससे बाउंड हुआ, इसी के लिए लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो इसको अगर यही डिस्टेंस है और इसी से बाउंड हो रहा है तो इसे पॉजिटिव लिखेंगे आर को। लेकिन अगर इसको हम यहाँ ले आ दिए तो इस वाले लाइन से अब देखिए बाउंड होने लगा, इसके अपोजिट साइड यानी पी डैश से। तो जैसे ही माइनस पी डैश से होगा और लिखना इसी के लिए कोऑर्डिनेट है, तब माइनस लिख देंगे आर को। यानी जब इसके लिए लिखेंगे और इसी लाइन से होगा, यहाँ से इसके जस्ट ऊपर जो हमारा पोल है वो अगर इसी से हो रहा है तो अब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर इसके लिए लिए हैं यहाँ से और नाप रहे हैं इसी का पोलर कोऑर्डिनेट, तब उस केस में क्या लिखेंगे, माइनस आर। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको कि दिक्कत हो रही है सबको। ठीक, अब एंगल क्या लिखेंगे, ये हमारा पाई है, पाई प्लस थीटा। ठीक, एंगल को पॉजिटिव ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है सबको, तो हम लोग क्लॉकवाइज चले, यहाँ डिस्टेंस बाउंड हुआ तो इसे एंगल हमारा हो गया पाई प्लस थीटा, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज चले हैं। लेकिन नपा किस में है, अपोजिट साइड में नपा है, तो रेडियस को माइनस लिखेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें वैसे पाई प्लस थीटा। क्लास समझ में आया सबको। अब ऐसे ही दूसरी साइड में अगर लेना होगा तो एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए ये इधर है, ये मान लीजिए पी डैश वाला है, यहाँ पर इनिशियल लाइन, इधर इनिशियल लाइन हो जाएगा, इधर कोई पॉइंट पी है, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो यहाँ लीजिए जिससे आपको दिखे भी कि बराबर है कि नहीं, पी डैश। अब इसका लिखना है, जबकि इसके लिए हमें दिया है सारी चीज़ें, इसका थीटा दिया हुआ है और हमारी आर दिया हुआ है, तो इधर तो आर का हमारा थीटा होगा, लेकिन इसके लिए लिखना है तो इसके लिए लिखेंगे, तो इसी के लिए देखिए आर हमारा इधर है, लेकिन अब इधर ले रहे हैं अपोजिट साइड, तो इस आर को माइनस लेंगे और थीटा को पॉजिटिव लेंगे ही, क्योंकि हमने नापा है पॉजिटिव इसके लिए। तो थीटा नापे हैं, इस एंगल के लिए नाप रहे हैं, यही नापे हैं, लेकिन लिख इसके लिए रहे हैं तो माइनस के साथ, माइनस आर का थीटा, थीटा को पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि केवल डिस्टेंस बदला है, तो डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे माइनस आर। इतनी बातें समझ में आ गई सबको, तो ये हो गया हमारा डन।
क्योंकि यहाँ भी देखिए डायरेक्शन बना था तो रेडियस को हम निगेटिव गए थे, जो हमारा एंगल था उसको पॉजिटिव। क्लियर हो गई सबको बातें? अभी भी कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा कि अभी भी कन्फ्यूजन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव। जिस दिशा में डायरेक्शन में घड़ी घूमेगी उस डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब भी बना दे रहे हैं इमेज। अगर इसके अपोजिट घूमे यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे तो उसे कहेंगे निगेटिव। ठीक, क्योंकि घड़ी हमारी किस साइड में चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी, यहाँ से फिर यहाँ आएगी, फिर घड़ी हमारी यहाँ आएगी सुई। जबकि इस केस में सुई हमारी कैसे चल रही है, हमारी सुई देखिए इधर चल रही है लेकिन हम इधर जा रहे हैं, जबकि हमारी सुई इधर चलती है। तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ सुई आई, तो हम देखिए घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो क्या लेंगे, सॉरी घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो निगेटिव, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। तो इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ निगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव। ठीक, क्लियर हो गया सबको? तो आप एंगल किस डायरेक्शन नाप रहे हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिधर पॉइंट रहेगा जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन नाप रहे हैं, जैसे यहाँ पर पोल है इसका लिखना है लेकिन इसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन ले रहे हैं, वो नाप रहे हैं हम लोग क्या, वेक्टोरियल एंगल को। जैसे इसको क्रॉस कर गया है इस के लिए वेक्टर एंगल को, जैसे इसके लिए जो रेडियस वेक्टर लिखा गया है, अगर उसको क्रॉस करता है हमारा एंगल, तो जो हम डिस्टेंस लेके अगर इसके लिए कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके, तो उसको हम लोग लेंगे निगेटिव हमेशा रेडियस को। तो यहाँ -r लिखेंगे अगर इसके लिए लिखना होगा तो, और थीटा इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये पाई होगा, ये पाई प्लस थीटा, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग इसको समझ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले के वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें, देखिए कोई इतना समझाता नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों को जब भी अब क्वेश्चन चलेंगे, अब जी को कुछ भी नहीं रह गया है इसमें, ज़्यादातर इसमें अब रह गया है आप लोगों को यही चीज़ें लिखवा देना है, एक नोट्स प्रोवाइड करा देना है सारी चीज़ें। तो आप लोगों को एक नोट्स के लिए हम लोग कल बताएंगे आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें लिखने का तरीका, एक प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में भी कैसे लिखना है, जिससे आप लोगों के एक भी मार्क्स ना कटें। ठीक, तो उसको हम कल बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो जिनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगी वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक, अगर इतना वीडियो देख पा रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने लोगों को समझ में आया है। जिनको समझ में आया होगा यस, जिनको नहीं समझ में आया होगा नो। जिनको समझ में आएगा वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जिनको नहीं समझ आएगा वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। दोनों चीज़ें करेंगे तब मुझे समझ में आएगा कि किनको समझ में आया है। देखिए दिखता रहता है कि इतने लोग डिसलाइक किए हैं तो समझ में आता है कि हाँ इतने लोगों को नहीं समझ में आया। जब वीडियो को लाइक करते हैं आप लोग तो समझ में आता है कि हाँ इतने लोगों को समझ में आया है। और कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो हम इंतज़ार करेंगे कितने लोग कमेंट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग 20 लाइक एंड 20 कमेंट तो करेंगे ही कम से कम। तो आप लोग के लिए टारगेट है 20 लाइक एंड 20 कमेंट करिए। अगर इतना आ जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया है तो मत कीजिएगा कमेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, तभी तो हमें पता लगेगा कि कुछ और हमारे पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक, तो आपका सजेशन ही हमें और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशन भी दे सकते हैं कि आप ऐसे मत पढ़ाइए, थोड़ा इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का। क्लियर हो रही सबको बातें? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। अगर कमेंट आ जाते हैं 1-2 दिन में ही तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियो का यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।